हमारे पास आज जो स्रोत हैं वो हमें 19वीं सदी के पश्चिमी भारत में ले जाते हैं। ये एक दिलचस्प दौर था क्योंकि जहां बंगाल में आप कह सकते हैं पश्चिमी विचारों की लहर पहले ही पहुंच चुकी थी, वहीं यहाँ अंग्रेजों का पूरा कंट्रोल 1818 के बाद ही ठीक से बन पाया। हाँ, तो थोड़ा देर से शुरू हुआ सब कुछ। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि जब एक पूरा समाज सदियों से एक ही ढर्रे पर चल रहा हो, तो बदलाव की पहली चिंगारी कहाँ से और कैसे लगती है? सही सवाल है। आज हम उन शुरुआती लोगों और संस्थाओं की पड़ताल करेंगे जिन्होंने, कह सकते हैं, स्रोत के विरुद्ध तैरने की हिम्मत दिखाई। और ये पड़ताल सिर्फ कुछ नामों को याद करने के बारे में नहीं है। नहीं। ये समझने के बारे में है कि वो कौन से विचार थे जो इन लोगों को चला रहे थे। अच्छा। हम देखेंगे कि कैसे शिक्षा, तर्क और इंसानियत जैसे आइडियाज ने उस वक्त की गहरी जड़ों वाली परंपराओं को सीधी चुनौती दी। ये कहानी है एक वैचारिक जमीन तैयार होने की जिस पर आज का भारत खड़ा है। तो चलिए इस कहानी के पहले किरदार से मिलते हैं। बॉम्बे के शुरुआती सुधारकों में एक नाम आता है, बाल शास्त्री जांभेकर। जांभेकर। स्रोत कहते हैं कि उन्होंने ब्राह्मणवादी रूढ़िवादिता पर सीधा प्रहार किया। लेकिन जब हम ये शब्द सुनते हैं ब्राह्मणवादी रूढ़िवादिता, तो इसका एक आम इंसान की जिंदगी में क्या मतलब था उस वक्त? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, इसका मतलब सिर्फ पूजा पाठ के नियम नहीं थे। नहीं, इसका मतलब था कि ज्ञान और शिक्षा पर कुछ ही लोगों का हक है। अच्छा। इसका मतलब था कि आपकी जाति तय करेगी कि आप क्या काम कर सकते हैं, कहाँ रह सकते हैं और किसके साथ उठ बैठ सकते हैं। ओह, मतलब समाज का पूरा ढांचा ही इसी पर आधारित था। बिल्कुल। और महिलाओं के लिए तो नियम और भी सख्त थे। जांभेकर इसी पूरे सामाजिक ढांचे पर सवाल उठा रहे थे, जो जन्म पर आधारित था, कर्म पर नहीं। और उन्होंने ये सवाल कैसे उठाया? क्या वो भाषण देते थे या किताबें लिखते थे? उन्होंने उस जमाने का सबसे शक्तिशाली हथियार इस्तेमाल किया, जो कि था प्रेस। 1832 में उन्होंने दर्पण नाम का एक साप्ताहिक पत्र शुरू किया। दर्पण? और इसका मकसद उन्होंने छुपाया नहीं। स्रोत में उनके शब्द साफ लिखे हैं, जिसका मतलब है कि वो लोगों के मन पर छाए हुए भ्रम और अज्ञान के कोहरे को दूर करना चाहते थे और उन पर ज्ञान की रोशनी डालना चाहते थे, जिसमें यूरोप के लोग दुनिया के बाकी देशों से बहुत आगे निकल चुके थे। वाह, ये लाइन तो बहुत कुछ कहती है। एक तो ये कि वो बदलाव के लिए पश्चिमी प्रगति को एक मॉडल की तरह देख रहे थे। हाँ। दूसरा, ये दर्पण किस भाषा में था? क्या ये सिर्फ अंग्रेजी जानने वाले कुछ एलीट लोगों के लिए था? नहीं, और यही उनकी सबसे बड़ी समझदारी थी। उन्होंने मराठी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का इस्तेमाल किया। अच्छा, दोनों में? हाँ, वो जानते थे कि अगर समाज को बदलना है तो बात समाज की भाषा में करनी होगी। ये एक ट्रेंड था जो हमें पूरे सुधार आंदोलन में बार बार दिखेगा। बदलाव की भाषा विदेशी नहीं हो सकती। सही बात है, ठीक है। तो एक तरफ एक अकेला इंसान अपने अखबार के जरिए विचारों की दुनिया में हलचल मचा रहा था, लेकिन सिर्फ लिखने से तो सामाजिक नियम नहीं टूटते। इसके है तो लोगों को इकट्ठा होकर कुछ करना पड़ता है ना? बिल्कुल। और यहीं से कहानी में एक बहुत ही नाटकीय मोड़ आता है। 1849 में महाराष्ट्र में परमहंस मंडली की स्थापना हुई। परमहंस मंडली? और ये एक गुप्त संस्था थी। गुप्त? हाँ, गुप्त। और इनका काम सिर्फ विचारों पर बहस करना नहीं था, बल्कि सीधे सीधे समाज के सबसे बड़े नियम को तोड़ना था। और वो नियम था जाति का। एकदम सही। स्रोत में इसका एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण दिया गया है। उनकी बैठकों में सदस्य निचली जाति के लोगों के हाथ का बना खाना खाते थे। आज बैठकर ये सुनना शायद बहुत बड़ी बात ना लगे, लेकिन उस वक्त के समाज में तो ये एक सामाजिक धमाका था। धमाके से भी बढ़कर ये सीधे उस सोच की जड़ पर हमला था जो पवित्रता और अपवित्रता पर टिकी थी। अच्छा। जाति व्यवस्था का पूरा ढांचा इसी पर तो खड़ा था कि किसके हाथ का छुआ हुआ पानी पिया जा सकता है और किसके हाथ का नहीं। सही। एक साथ बैठकर एक ही रसोई में बना खाना खाकर वो लोग प्रतीकात्मक रूप से एक नए समाज की रचना कर रहे थे, जहां इंसान की कीमत उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके इंसान होने से थी। ये सिर्फ एक एक्ट नहीं था, ये अपने आप में एक पूरी फिलॉसफी थी। और इसका असर दिख रहा था। क्या ये सिर्फ बॉम्बे तक ही सीमित था? नहीं, इसका असर फैल रहा था। पूना, सतारा जैसी जगहों पर इसकी शाखाएं खुल रही थी। वाह! और मशहूर इतिहासकार R.G. भंडारकर ने बाद में उस दौर को याद करते हुए जो कहा वो कमाल का है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, जब हम शाम को लंबी सैर पर जाते थे
तो हम जाति के भेदभाव की बुराइयों पर बात करते थे कि इस ऊंच नीच ने देश का कितना नुकसान किया है और इसे खत्म किए बिना देश कभी सच्ची तरक्की नहीं कर सकता। ये तो बहुत बहुत गहरी बात है। ये उदाहरण दिखाता है कि सुधार अब सिर्फ गुप्त बैठकों का विषय नहीं रह गया था। ये युवाओं के बीच, दोस्तों के बीच, शाम की सैर के दौरान होने वाली बातचीत का हिस्सा बन गया था। मतलब जैसे आज हम लोग राजनीति या क्रिकेट पर बहस करते हैं। बिल्कुल। उस वक्त के पढ़े लिखे नौजवान जाति व्यवस्था पर बहस कर रहे थे। और जब कोई विचार आम बातचीत का हिस्सा बन जाए तो समझिए कि बदलाव शुरू हो चुका है। तो एक तरफ परमहंस मंडली जैसे समूह सीधे सीधे सामाजिक नियमों को तोड़कर एक तरह का सोशल शॉक दे रहे थे। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ नियम तोड़ने से तो सोच नहीं बदल जाती। सोच बदलने के लिए तो लोगों को एक नया नजरिया, नई जानकारी देनी पड़ती है। क्या इस दिशा में भी कुछ हो रहा था? हाँ, और ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही थीं। 1848 में, यानी परमहंस मंडली से भी 1 साल पहले, कुछ पढ़े लिखे नौजवानों ने स्टूडेंट्स लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी बनाई। स्टूडेंट्स लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी। हाँ, इसकी 2 शाखाएं थी, एक गुजराती और एक मराठी, ज्ञान प्रसारक मंडली। नाम से ही जाहिर है, ज्ञान प्रसारक। बिल्कुल। इनका काम ज्ञान का प्रसार करना था। ये किस तरह का ज्ञान था? क्या ये धार्मिक ज्ञान था? नहीं, ये बहुत ही व्यवहारिक ज्ञान था। वो विज्ञान और सामाजिक मुद्दों पर लेक्चर आयोजित करते थे। वो लोगों को बताते थे कि दुनिया कैसे काम करती है, समाज कैसे बेहतर बन सकता है। अच्छा। लेकिन उनका सबसे क्रांतिकारी कदम था लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल खोलना। महिला शिक्षा? हाँ, वो मानते थे कि अगर समाज को बदलना है तो शुरुआत घर से करनी होगी, और घर तभी बदलेगा जब महिलाएं शिक्षित होंगी। और यहीं से ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले की कहानी शुरू होती है। ये नाम तो आज भी महाराष्ट्र में बहुत सम्मान से लिए जाते हैं। 1851 में उन्होंने पूना में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं था, ये एक ऐलान था कि शिक्षा पर किसी एक लिंग या जाति का अधिकार नहीं है। और ये काम आसान नहीं था। जब सावित्रीबाई फूले पढ़ाने जाती थीं, तो लोग उन पर कीचड़ और पत्थर फेंकते थे। सच में? हाँ, लेकिन वो रुकी नहीं, और वो अकेली भी नहीं थी। स्रोत में जगन्नाथ शंकर सेठ और भाऊदाजी जैसे लोगों का भी जिक्र है जो इस मुहिम में उनका साथ दे रहे थे। अच्छा। फूले का काम इसलिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वो खुद एक तथाकथित निम्न जाति माली समुदाय से आते थे। उन्होंने जाति के दंश को व्यक्तिगत रूप से झेला था। मतलब ये लड़ाई उनके लिए सिर्फ एक सामाजिक सुधार नहीं, बल्कि व्यक्तिगत सम्मान और अधिकार की लड़ाई थी। बिल्कुल। इसीलिए उनका काम सिर्फ लड़कियों की शिक्षा तक नहीं रुका। वो महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन के भी सबसे बड़े पैरोकार बने। विधवा पुनर्विवाह? हाँ, उन्होंने तर्क दिया कि अगर किसी पुरुष की पत्नी की मृत्यु हो जाए तो वो दूसरी शादी कर सकता है, तो फिर एक स्त्री को ये हक क्यों नहीं है? बहुत ही सीधा और तार्किक सवाल। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए विष्णु शास्त्री पंडित ने विडो रीमैरिज एसोसिएशन बनाई और करसोनदास मुलजी ने गुजराती में सत्य प्रकाश पत्रिका शुरू की, जिसका एक ही मकसद था, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करना। इतने सारे नाम, इतनी सारी संस्थाएं, ऐसा लगता है जैसे उस दौर की हवा में ही कुछ बदल रहा था। हाँ, एक आंदोलन बन रहा था। इसी दौर में एक और बड़ा नाम आता है, गोपाल हरि देशमुख, जिन्हें लोग लोकहितवादी के नाम से जानते थे। लोकहितवादी? एक मिनट, उनका उपनाम ही लोकहितवादी था, मतलब लोगों का हित चाहने वाला। ये तो अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली बयान है। हाँ, उन्होंने अपना पूरा मिशन अपने नाम में ही समेट लिया था। लोकहितवादी किसी एक मुद्दे पर नहीं अटके, उनका कैनवास बहुत बड़ा था। मतलब? वो पूरे भारतीय समाज को तर्क, इंसानियत और सेक्युलर मूल्यों के आधार पर फिर से बनाना चाहते थे। वो कहते थे कि हमें आंख बंद करके पुरानी परंपराओं को सिर्फ इसलिए नहीं मानना चाहिए क्योंकि वो पुरानी है। सही बात है। हमें हर चीज को तर्क की कसौटी पर कसना होगा। और फुले की बात करें तो वो इससे भी एक कदम आगे थे। जहां लोकहितवादी समाज के पुनर्गठन की बात कर रहे थे, वहीं फुले सीधे सीधे उस सामाजिक सत्ता को चुनौती दे रहे थे जो हजारों सालों से चली आ रही थी। वो उच्च जाति के प्रभुत्व और ब्राह्मणवादी वर्चस्व के खिलाफ एक सामाजिक क्रांति का आह्वान कर रहे थे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। कुछ सुधारक मौजूदा ढांचे के भीतर सुधार चाहते थे, मतलब सिस्टम को थोड़ा ठीक करना चाहते थे, जबकि फुले जैसे विचारक पूरे ढांचे पे ही सवाल उठा रहे थे।
वो शिक्षा को सामाजिक गुलामी से मुक्ति का सबसे बड़ा हथियार मानते थे, खासकर दलितों और महिलाओं के लिए। तो उनका संघर्ष सिर्फ सुधार नहीं बल्कि सम्मान और बराबरी का संघर्ष था। बिल्कुल। एक दिलचस्प बात यह है कि ये सुधार की लहर सिर्फ एक समुदाय तक ही सीमित नहीं थी, है ना? बिल्कुल नहीं। स्रोत हमें बॉम्बे के एक और बड़े समाज सुधारक दादा भाई नौरोजी के बारे में बताता है। उनका काम पारसी समुदाय पर केंद्रित था। सही कहा। नौरोजी ने पारसी धर्म के अंदर सुधार लाने के लिए एक संघ की स्थापना की। उन्होंने पारसी लॉ एसोसिएशन भी बनाई। अच्छा, पारसी लॉ एसोसिएशन, इसका क्या काम था? इसका मकसद था पारसी महिलाओं को कानूनी अधिकार दिलाना, खासकर विरासत और शादी के मामलों में बराबरी का हक। मतलब संपत्ति का अधिकार। हाँ, संपत्ति और विवाह के कानून। ये दिखाता है कि बदलाव की ये बेचैनी हर समुदाय के अंदर महसूस की जा रही थी। हर कोई अपने अपने समाज की कुरीतियों को दूर करने में लगा था, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही था, एक ज्यादा न्यायपूर्ण और आधुनिक समाज बनाना। तो अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। ये सभी विचार, चाहे वो जाति तोड़ने के हों, महिला शिक्षा के हों या कानूनी सुधार के, ये आम लोगों तक पहुंचे कैसे? कुछ पढ़े लिखे लोगों के बीच बहस करने से तो पूरा समाज नहीं बदल जाता। इसका जवाब उसी बात में छिपा है जिससे हमने शुरुआत की थी, भाषा। स्रोत इस पर बहुत जोर देता है कि इन सुधारकों ने अपना संघर्ष अंग्रेजी में नहीं बल्कि भारतीय भाषाओं के प्रेस और साहित्य के जरिए चलाया। उन्होंने मराठी, गुजराती, बंगाली में लिखा ताकि उनकी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और इसके लिए उन्होंने बहुत बुनियादी लेकिन जरूरी काम भी किए। हाँ। जैसे कि भाषा प्राइमर तैयार करना। हाँ। मतलब बच्चों को अक्षर ज्ञान कराने वाली किताबें। हाँ। ये सुनने में तो बहुत छोटा काम लगता है। छोटा लेकिन बहुत दूरगामी। सोचिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाली प्राइमर लिखे जो आज भी इस्तेमाल होते हैं। आज भी? हाँ। जब आप किसी भाषा की नींव रखते हैं, जब आप तय करते हैं कि बच्चे पहला अक्षर कैसे सीखेंगे, तो आप ये भी तय कर रहे होते हैं कि उस भाषा के जरिए कौन से विचार आगे बढ़ेंगे। अच्छा। ये प्राइमर सिर्फ अक्षर नहीं सिखा रहे थे, ये एक नई सोच की बुनियाद रख रहे थे। ये तो वैसा ही है जैसे आज के जमाने में कोई जटिल वैज्ञानिक विचार को समझाने के लिए एक आसान सा वायरल वीडियो या मीम बना दे। बिल्कुल सही एनालॉजी है। माध्यम बदल गया है पर रणनीति वही है। रणनीति वही है, ज्ञान को कुछ लोगों की तिजोरी से निकालकर सबके लिए सुलभ बनाना। एकदम। आम लोगों के बीच आधुनिक और सुधारवादी विचारों का प्रसार मुख्य रूप से भारतीय भाषाओं के माध्यम से ही हुआ। जब लोग अपनी भाषा में नए विचारों को पढ़ते, सुनते और समझते हैं, तो उसका असर कहीं ज्यादा गहरा और स्थायी होता है। सही कहा। इसने सुधार को कुछ एलीट लोगों की बैठक से निकालकर आम जनता की बहस का विषय बना दिया। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? इतने सारे नामों और आंदोलनों को देखकर हम क्या समझ सकते हैं? स्रोत एक बहुत अच्छी बात कहता है कि 19वीं सदी के इन सुधारकों का महत्व उनकी संख्या में नहीं बल्कि इस बात में था कि वे ट्रेंड सेटर थे। ट्रेंड सेटर, हाँ। उन्होंने एक नई दिशा दिखाई। बिल्कुल। हो सकता है उस वक्त वो मुट्ठी भर लोग रहे हों और ज्यादातर समाज उनके खिलाफ हो, लेकिन इतिहास को संख्या नहीं, विचार दिशा देते हैं। सही। और ये उनके विचार और उनके काम थे जिनका आने वाले समय में एक नए भारत के निर्माण पर निर्णायक प्रभाव पड़ना था। उन्होंने उन बहसों को जन्म दिया जो आज भी किसी न किसी रूप में हमारे समाज में जारी हैं। जैसे? चाहे वो जाति का सवाल हो, लैंगिक समानता का हो या फिर तर्क और परंपरा के बीच का संघर्ष हो। एक तरह से उन्होंने भविष्य के भारत का एजेंडा तय कर दिया था। और इसी के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं, पर श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। स्रोत बताता है कि सुधारकों ने भाषा प्राइमर तैयार करने जैसे साधारण काम किए। सोचने वाली बात यह है कि आज के डिजिटल युग में सूचना और विचारों के प्रसार के लिए वे कौन से साधारण काम हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जिनमें समाज में बड़े वैचारिक बदलाव लाने की जबरदस्त क्षमता छिपी हुई है।